हेलो फ्रेंड्स। थ्योरी ऑफ कंपटीशन के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर का मेन उद्देश्य है लैंग्वेज को समझना। अगर हम नेचुरल लैंग्वेज की बात करें, हिंदी इंग्लिश की बात करें, तो उस लैंग्वेज को भी हम मैथमेटिकल नोटेशन से डिनोट कर सकते हैं और कुछ लैंग्वेज में बदलाव भी किया जा सकता है। जैसे नंबर सिस्टम में हमने अलग अलग नंबर सिस्टम बनाए थे। डेसिमल नंबर सिस्टम वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर नंबर सिस्टम है, लेकिन हमने अपने कंप्यूटेशन के लिए कंप्यूटर में हमने बाइनरी नंबर सिस्टम बनाया, ऑक्टल नंबर सिस्टम बनाया, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात की। कुछ उसी तरह से यहाँ लैंग्वेज की बात हम करेंगे। सबसे पहले एक नेचुरल लैंग्वेज की बात करें तो एक लैंग्वेज में क्या क्या पार्ट हो सकते हैं, सबसे पहले उसके पार्ट्स की बात हम करें तो दुनिया का कोई भी लैंग्वेज सबसे पहले कुछ न कुछ सिंबल की बात करता है। सबसे पहला पॉइंट देखिए, सिंबल है। ये मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन है। लिटरल वे में अगर हम कहें तो वर्बल रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है, हम बोल के भी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम बोलने की बात अभी नहीं करेंगे, हम मशीन के लिए लैंग्वेज बनाने की बात कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो दुनिया का सबसे पहला मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन है 0 या 1। आपने गौर किया होगा कि जब किसी बच्चे को हम कुछ लिखना सिखाते हैं, स्लेट पर जब लिखना सिखाते हैं, तो हम सबसे पहले उसको यही 2 सिंबल बनाने की कोशिश करते हैं। लाइन बनाने की बात करते हैं, हम सर्किल बनाने की बात करते हैं। तो इसको आप सर्किल या लाइन से रिप्रेजेंट करें या 0 या 1 से रिप्रेजेंट करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे चल के नंबर सिस्टम में इसमें और भी नंबर जोड़े गए। तो अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम जब हमने बनाया तो ये 2, 3, 4 अप टू 9 तक चला गया। तो ये जो नंबर सिस्टम, ये भी एक तरह का सिंबल है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और मीनिंगफुल है। ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो मीनिंगफुल है। ऐसे लिखने के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये मीनिंगफुल नहीं है, इसलिए इसकी बात हम नहीं करेंगे। जब हमारे हाथ में चौक आ जाए, हमारे हाथ में पेन आ जाए, पेंसिल आ जाए और बोर्ड आ जाए या कॉपी आ जाए, तो हम कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन अगर वो मीनिंगफुल नहीं है तो उसकी बात हम लैंग्वेज में नहीं करते हैं। ये तो क्लियर हो गया। यहाँ मीनिंगफुल टर्म की बात हो रही है। और लैंग्वेज में कितने तरह के सिंबल हो सकते हैं, तो आप अगर देखें कि ये तो हमारा न्यूमेरिक सिंबल है। अगर हम अल्फ़ाबेट इंग्लिश की बात करें तो हमारे पास ABC अप टू Z, ये भी एक निश्चित सिंबल है जो बच्चों को हर दिन एक एक वर्ड हम लिखना सिखाते हैं। इसके बाद कैपिटल की हम बात करें तो कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, इस तरह से कैपिटल Z की बात हो। इसके बाद और भी बहुत सारे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हैं जिसको हम लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। जैसे @ अगर कंप्यूटेशन की बात हम करें तो हैश की बात करते हैं, हम डॉलर की बात करते हैं, और ब्रैकेट की बात करते हैं, कर्ली ब्रैकेट की बात करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट की बात करते हैं, सेमी कॉलन की बात करते हैं, कॉलन की बात करते हैं, कॉमा की बात करते हैं, फुल स्टॉप की बात करते हैं। तो ये सब भी अलग अलग सिंबल है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और मीनिंगफुल है। अगर हम कुछ ऑपरेटर को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना चाहें तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, कंप्यूटर की भाषा में इसको स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिवीजन, स्लैश। इसके बाद आप और भी कुछ रिप्रेजेंटेशन है, मॉड्यूलो का रिप्रेजेंटेशन है, और इस तरह के ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है आप हर कीबोर्ड पर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज के लिए यही सारे सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं। आप अगर हिंदी लैंग्वेज में आए तो फिर देखिए, हम क की बात करते हैं, ख की बात करते हैं, ग की बात करते हैं, घ की बात करते हैं, अंग की बात करते हैं। इसके बाद च। इस तरह से चलते चलते हम कहीं न कहीं ह पर आके इन करते हैं।
छ ज्ञ की बात होती है, आकार के लिए आ ई भी हम पढ़ते हैं। तो ये सारे कुछ रिप्रेजेंटेशन हैं और ये सारे सिंबल हैं जिनका इस्तेमाल हम लैंग्वेज में करते हैं। लेकिन किस लैंग्वेज में? तो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग साइन की बात होती है। अगर हम इनके कलेक्शन को बोले तो ये है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर हम बात करें तो हिंदी लैंग्वेज की बात कर देते हैं कि भाई हिंदी के यार सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो ये जितने भी सिंबल हैं इन सब का एक ग्रुप अगर बना दिया जाए तो इस ग्रुप को ही हम लोग बोलते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट कुछ नया नहीं है। अल्फ़ाबेट एक निश्चित ग्रुप ऑफ सिंबल है जिसका इस्तेमाल हम लैंग्वेज में करते हैं। अब यहाँ इंग्लिश में हम लोग अल्फ़ाबेट बोलते हैं, हिंदी में अक्षर बोलते हैं, तो बोल अलग अलग नाम हो सकता है। लेकिन एक्चुअल में अल्फ़ाबेट अगर मैथमेटिकल नोटेशन की हम बात करें, ये तो बात हो गई नेचुरल लैंग्वेज की जो सामान्य बातें हैं, लेकिन अगर मैथमेटिकल मॉडल में रिप्रेजेंटेशन की बात होगी तो अल्फ़ाबेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो अल्फ़ाबेट एक सेट है। यहाँ पर जब भी बात होगी तो हम एक सेट की बात करेंगे और सेट को कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है और इस कर्ली ब्रैकेट में वो सारे सिंबल होंगे जो इसके मेंबर हैं। अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करें तो फिर वही ए बी अप टू जेड, फिर स्मॉल ए स्मॉल बी अप टू स्मॉल जेड, ये इस सेट के मेंबर हो गए। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सेट के मेंबर हो गए ये। हिंदी अल्फ़ाबेट के ये सेट के मेंबर होंगे और ये सब अलग अलग मेंबर हैं। तो ये जी को हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। ये जो है हमारा, मान लेते हैं इस सेट का नाम हम अल्फ़ाबेट के बदले ए रख दें, तो ये एक अल्फ़ाबेट का सेट है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पर हम एक सेट बना दे बी और हिंदी अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हिंदी अल्फ़ाबेट की बात होगी तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये सब अलग अलग उसके सिंबल हैं। अगर मैथमेटिकल मॉडल की बात करें तो मैथमेटिक्स मॉडल की बात होती है तो यहाँ हम अल्फ़ाबेट को एक सेट मानते हैं। देखिए ये अल्फ़ाबेट, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। आगे जब भी अल्फ़ाबेट की बात होगी तो हम सिग्मा सिंबल है, इसको आपको याद रखना होगा। ये सिंबल को सिग्मा बोला जाएगा। इट इज़ ए फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल। अब ये बोल रहा है कि फाइनाइट होना चाहिए। कोई भी सिंबल जो हो तो इनफाइनाइट नहीं हो सकता। लैंग्वेज की जब भी आप बात करेंगे तो हर सेट फाइनाइट होगा। हिंदी में भी एकदम फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, हो सकता है 35 हो, 36 हो, 44 हो, उससे हमको मतलब नहीं है। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ये 26 और 26 ये है, मिला करके 52 हुए और ये फाइनाइट सेट हैं। कहीं न कहीं किसी भी लैंग्वेज में, जितने भी दुनिया के लैंग्वेज हैं, चाहे फ्रेंच की बात करें, रशियन की बात करें, चाइनीज़ लैंग्वेज की बात करें या अपने यहाँ बहुत सारा लैंग्वेज है, बंगला है, उड़िया है, तमिल है, तेलुगु है, जितने भी भाषा हैं, हर भाषा में कहीं ना कहीं अल्फ़ाबेट का कॉन्सेप्ट है। और ये अल्फ़ाबेट मैथमेटिकल नोटेशन में जब आएगा तो इट इज़ ए फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट। ये खाली नहीं हो सकता। ऐसा नहीं बोल सकते कि एक लैंग्वेज है जिसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं है। कुछ भी नहीं एलिमेंट है मतलब उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फाई नहीं हो सकता। ये मैथमेटिकल सेट है, नॉन एम्प्टी होगा, एम्प्टी नहीं हो सकता है। और फाइनाइट होगा, नॉन एम्प्टी होगा, सेट ऑफ सिंबल। तो ये दो टर्म आपको याद रखने हैं, फाइनाइट और नॉन एम्प्टी। किसी भी सेट की बात करेंगे, अगर हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज में जो सिंबल होंगे वो फाइनाइट होंगे और नॉन एम्प्टी होंगे। एम्प्टी सेट की बात नहीं करेंगे। ये तो क्लियर हो गया। तो मैथमेटिकल नोटेशन में जब भी इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट कर देंगे। इस सेट को हम क्या बोलेंगे? सिग्मा। और इसके मेंबर यहाँ ए जो है इसको बल्कि हम हटा देते हैं, इसी को हम सिग्मा बोलेंगे। क्लियर हो गया? मतलब लैंग्वेज में जो अल्फ़ाबेट है वो फाइनाइट और नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल होंगे। उस लैंग्वेज के सिंबल प्री डिफाइंड है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि लैंग्वेज में इतने ही सिंबल क्यों हैं, वो बनाए गए हैं, पहले से चले आ रहे हैं। हमें उसमें कोई नया सिंबल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ना उस पर क्वेश्चन करने की ज़रूरत है कि वो इतने ही क्यों हैं। जैसे इंग्लिश में अगर हम बोलते हैं कि हमारे पास 26 लेटर है,
अपर केस और 26 लोअर केस। तो ये क्वेश्चन नहीं बनता कि इतने ही क्यों हैं। भाई लैंग्वेज है, इतने ही। हम अपना एक नया लैंग्वेज बनाएंगे, हम 2-4 सिंबल से ही बना लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम चाहें तो बना सकते हैं। अब शर्त ये है कि उसका रिकॉग्निशन कितने लोगों के बीच होगा, जो अपने संपर्क में होंगे उनके बीच हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अगर पूरा वर्ल्ड उसको मानता है तो ग्लोबल लैंग्वेज हो गया। तो लैंग्वेज जब भी होगा तो फाइनाइट होगा, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल होगा, और ये सिंबल फिक्स होंगे पहले से। ये तो क्लियर हो गया। दूसरा टर्म आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के विषय में भी बात वही है। स्ट्रिंग हम लोग मैथमेटिकल बोलते हैं स्ट्रिंग, अदरवाइज जनरल लैंग्वेज में, नेचुरल लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं वर्ड। वर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट, ऐसा तो सामान्यतः हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग W से रिप्रेजेंट किया जाएगा मैथमेटिकल। आगे जब डिस्कशन हम करेंगे तो हाँ स्मॉल w होगा, W रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रिंग को। और इसका डिफिनीशन क्या कहता है, इट इज ए फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट। अब ये सिंगल अल्फ़ाबेट की बात नहीं करता, ये फाइनाइट सीक्वेंस। जैसे अगर यहाँ हम बोले A तो AB, ABC, ABCD, AN, ये कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। तो ये सारे जो हमने बनाए इन्हीं को हम बोलते हैं स्ट्रिंग मैथमेटिकल, अदरवाइज आप वर्ड भी बोल सकते हैं। तो स्ट्रिंग और वर्ड में कंफ्यूज नहीं करना है। इट इज ए फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट मीन्स सिग्मा। इट इज एम्प्टी और नॉन एम्प्टी। अब यहाँ एक टर्म आता है मैथमेटिकल मॉडल में, जब हम बात करते हैं, नेचुरल में तो नॉन एम्प्टी की बात नहीं करेंगे, लेकिन नॉन एम्प्टी की बात करते हैं। यहाँ पर इट इज एम्प्टी और नॉन एम्प्टी। ये स्ट्रिंग जो है ये नॉन एम्प्टी तो होगा ही, कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट, लेकिन ये एम्प्टी स्ट्रिंग भी हो सकता है। एम्प्टी स्ट्रिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, तो मैथमेटिकल मॉडल में एक सिंबल है जिसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन। ये सिंबल है जिसको बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन रिप्रेजेंट करता है एम्प्टी स्ट्रिंग को। एम्प्टी स्ट्रिंग कहने का मतलब यहाँ पर एम्प्टी सेट की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम उस सेट की बात कर रहे हैं जो एम्प्टी है। अब इसको जरा सा समझ लिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। एम्प्टी को कैसे हम लिखेंगे, हम ऐसा मान लें कि हमारे पास एक अल्फ़ाबेट है, सिग्मा है, और इस सिग्मा के मेंबर हैं 0 और 1। और चूंकि ये सेट है, मेंबर है, तो इसके पावर सेट की अगर हम बात करें, पावर सेट ऑफ सिग्मा क्या होगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 1 हो सकता है, 0 0 हो सकता है। ये तो हो ही सकता है पावर सेट में। लेकिन एक सेट यहाँ पर और होगा जिसको हम बोल रहे हैं ज़ीरो लेंथ स्ट्रिंग अल्फ़ाबेट। एक ऐसा अल्फ़ाबेट जो अगर सिंगल को हम लेते हैं तो 1 लेंथ है, लेकिन एप्सिलॉन बोलता है कि ये जो स्ट्रिंग है ये सिग्मा 0 लेंथ का है। ऐसा मैथमेटिकल मॉडल में हम मानेंगे, नेचुरल लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर हम एक नया अल्फ़ाबेट जोड़ रहे हैं अपने लैंग्वेज में, वो है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन रिप्रेजेंट करता है 0 लेंथ स्ट्रिंग। एक्चुअल में वो एग्जिस्ट करता है लेकिन उसका लेंथ है 0। क्लियर। तो यहाँ पर ये एम्प्टी भी हो सकता है और नॉन एम्प्टी भी हो सकता है स्ट्रिंग। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग है इसका मतलब एप्सिलॉन है, और एप्सिलॉन 0 लेंथ स्ट्रिंग को इंडिकेट करेगा, और नॉन एम्प्टी तो कुछ भी बना सकते हैं। अब सवाल एक और उठता है, हाँ लैंग्वेज के केस में अगर हम बात करें तो देखिए क्या हो सकता है, ज़रा उसको रब कर ले फिर आगे डिस्कस करते हैं। जो स्ट्रिंग हम बनाते हैं, अल्फ़ाबेट से हम स्ट्रिंग बनाते हैं, तो क्लियर हो गई। अब अगर हमारे पास सिग्मा में जो
अल्फ़ाबेट है वो A, B और C है। हम ऐसा मान लेते हैं हमारे लैंग्वेज में 3 ही अलग अलग अल्फ़ाबेट है। तो इस अल्फ़ाबेट के पावर सेट में जब हम जाएंगे तो स्वाभाविक है कि पावर सेट में क्या हो जाएगा, सिग्मा का अगर हम पावर सेट निकालें तो मैथमेटिकल मॉडल में हम बात करें तो सबसे पहले एप्सिलॉन होगा, जीरो लेंथ स्ट्रिंग, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, उसके बाद ए बी हो सकता है, ए सी हो सकता है, बी सी हो सकता है, उसके बाद ए बी सी होगा। सेट थ्योरी का आपको पता ही है, अगर 3 एलिमेंट है तो 2 पावर 3 अलग अलग स्ट्रिंग जनरेट किए जा सकते हैं। तो ये जो अलग अलग स्ट्रिंग हमने बनाया, इस स्ट्रिंग को इस वे में समझें, मान लेते हैं यहाँ पर हम देखें तो इसमें वैलिड हमारे पास ए बी और सी, जिसका इस्तेमाल हम नेचुरल लैंग्वेज की अगर बात कर ले, लेकिन नेचुरल लैंग्वेज में जितने भी स्ट्रिंग या वर्ड बनाए जाते हैं वो सारे वर्ड जो हैं जो डिज़ाइन किए जा सकते हैं, हम यहाँ पूरे फुल रेंज की बात करें तो उन सारे वर्ड का इस्तेमाल हम करते हैं क्या, सारे वर्ड वैलिड हैं। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में बात करें तो ए बी ए सी बी सी ए बी सी का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। हम लोग जब भी इनको समझने की कोशिश करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को तो हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट हैं। इस 26 अल्फ़ाबेट को अगर वर्ड के फॉर्म में, पावर सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो कितना हो सकता है ये 26 टू द पावर 26 होगा। अगर हम यहाँ 2 ही वर्ड की बात करें तो 26 टू पावर 2 हो। 3 की बात करें मतलब 3 वर्ड के कलेक्शन की बात करें तो इतने वर्ड बनेंगे मैक्सिमम। लेकिन सारे वर्ड किसी भी लैंग्वेज में जितने भी वर्ड डिज़ाइन किए जा सकते हैं वो सारे वर्ड वैल्यूएबल नहीं है, उनका एग्जैक्ट वैल्यू सबका नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, इस वर्ड को या स्ट्रिंग की बात हम करें तो ये स्ट्रिंग को फाइनली हम 2 पार्ट में बांटेंगे और पहला जो पॉइंट होगा स्ट्रिंग को, तो अब 2 पार्ट में कैसे हम बांटेंगे ये समझने की बात है। तो ये स्ट्रिंग वैलिड हो सकता है या इनवैलिड हो सकता है। पहला टर्म क्या है, वैलिड। इसकी वैलिडिटी की बात करें तो एक वैलिड हो सकता है और दूसरा इनवैलिड हो सकता है। वैलिड और इनवैलिड वर्ड या स्ट्रिंग का मतलब क्या है, जैसे हम लिखते हैं BAT, 3 वर्ड का स्ट्रिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज में हमने इस्तेमाल किया है। CAT और CAX, CAY, आप इन चारों वर्ड को जरा गौर से देखें। ये हमारे वैलिड वर्ड है जिसका कोई ना कोई स्पेसिफिक मीनिंग अलग से जनरेट होता है। ये जो अल्फ़ाबेट हमने इस्तेमाल किया है, जो अल्फ़ाबेट हम ले रहे हैं वो वही 26 का है, लेकिन ये वैलिड वर्ड है और ये वैलिड वर्ड नहीं है। CAX CAY का कोई मतलब नहीं होता है, कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है और उसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता है। तो जितने भी वैलिड वर्ड हमारे पास बनते हैं इस अल्फ़ाबेट से, उन्हीं को हम वैलिड वर्ड मानेंगे अपने लैंग्वेज में। और हमने क्या किया कि किसी भी लैंग्वेज में जो वैलिड वर्ड हैं उनका एक कलेक्शन तैयार किया, सेट तैयार किया। मतलब स्ट्रिंग भी है, ये फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट, ये भी एक सेट है। और यहाँ पर नॉन एम्प्टी सेट की अगर हम बात करें तो ये सारे नॉन एम्प्टी सेट होंगे वैलिड वर्ड के, और इसके वैलिड वर्ड के बाद जो भी स्ट्रिंग जेनरेट होगा उस लैंग्वेज में वो सारे इनवैलिड होंगे। और डिक्शनरी क्या करता है, किसी भी लैंग्वेज की डिक्शनरी की बात हम करते हैं तो डिक्शनरी इन्हीं वैलिड वर्ड का कलेक्शन है।
किसी लैंग्वेज में उसके अल्फ़ाबेट से बने गए स्ट्रिंग या वर्ड के वैलिडिटी को चेक करने के लिए हम इस डिक्शनरी का सहारा लेते हैं, और उस वैलिड वर्ड का एक कलेक्शन है डिक्शनरी, जिसका इस्तेमाल हम लैंग्वेज में करेंगे, और ये यूजफुल है स्ट्रिंग या वर्ड, और जबकि ये जो है वो इनवैलिड है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, इसलिए ये वर्ड आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। कहने का सीधा मतलब है कि किसी लैंग्वेज में जो हमारे पास सिंबल हैं, जो अल्फ़ाबेट हैं, उन अल्फ़ाबेट के कलेक्शन से हम बनाते हैं स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो दो पावर सेट हम बनाएंगे अगर स्ट्रिंग अल्फ़ाबेट पर, तो बहुत सारे स्ट्रिंग जनरेट किए जा सकते हैं, बहुत सारे वर्ड बनाए जा सकते हैं, और उस वर्ड में जो वैलिड वर्ड हैं उनको हम डिक्शनरी में टेबुलेट करके रखते हैं। सीक्वेंशियल जनरली टेबुलेशन होती है ताकि आप आसानी से वर्ड को सर्च कर सकें और उसके स्पेसिफिक मीनिंग को पता कर सकें। लेकिन मैथमेटिकल मॉडल में हम बात करेंगे तो ये जो वैलिड वर्ड है हमारा, इसकी वैलिडिटी को कौन चेक करेगा? यहाँ तो किसी वर्ड जब हमारे सामने आता है तो हमारा ब्रेन अपने पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर देखता है वैलिडिटी। बहुत सारे वर्ड हमको पता होते हैं तो हम उसका डिक्शनरी खोजने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जिस वर्ड के विषय में हमको नहीं मालूम होता हम डिक्शनरी में देखते हैं, अगर डिक्शनरी में मिल गया तो वैलिड वर्ड है, और डिक्शनरी में नहीं मिला तो वर्ड इनवैलिड है। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट अब थोड़ा सा चेंज होगा। अब हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास वैलिड स्ट्रिंग जनरेट किए जाएंगे किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, लैंग्वेज में जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, जितने भी सिंबल हैं, उनमें हम अल्फ़ाबेट एक सेट बना लिए, उस अल्फ़ाबेट के प्रॉपर अरेंजमेंट के द्वारा हम जनरेट करते हैं स्ट्रिंग, सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट, और उस अल्फ़ाबेट में जो वैलिड वर्ड हैं उनको हम कलेक्ट कर लेते हैं। पहली बात। अब देखिए क्या होगा कि एक तरफ हमारे पास वैलिड स्ट्रिंग आ गए, वैलिड वर्ड जिसको हम बोलते हैं, और इसके साथ अगर कोई पूछता है हमसे आपसे कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम डिक्शनरी देके उसको बोल देंगे यही है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में ये वैलिड वर्ड हैं, डिक्शनरी में जो भी वर्ड है वो इंग्लिश लैंग्वेज के वैलिड वर्ड है, मीनिंगफुल वर्ड है। अब मीनिंगफुल वर्ड कैसे बने? तो अल्फ़ाबेट के कलेक्शन से बने। इसके साथ एक और टर्म अब नया जुड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रामर। ये जो ग्रामर है ये बड़ा इफेक्टिव है। इस वैलिड वर्ड पर ग्रामेटिकल रूल लगा के हम एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, और एक्चुअल में यही है हमारा लैंग्वेज। तो एक लैंग्वेज क्या कहता है कि लैंग्वेज भी क्या होगा? इट इज ए फाइनाइट सेट ऑफ नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग के सेट को हम बोलते हैं लैंग्वेज। इट इज जेनरेटेड बाय ए ग्रामर। ये किससे जनरेट किया जाएगा? ग्रामर से। एंड एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट स्टेट मशीन। अब ये मैथमेटिकल मॉडल की बात हो रही है, जरा सा सोचिए आप। कोई भी इंग्लिश का वैलिड वर्ड का प्रॉपर अरेंजमेंट, जिसके लिए हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, वो सारा पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं और तब सीखते हैं सेंटेंस बनाना, और उस सेंटेंस को हम बोलते हैं कि ये इंग्लिश लैंग्वेज है। क्यों? उसमें ग्रामेटिकल रूल हमने लगा करके वर्ड को, जितने भी वैलिड वर्ड हैं उनका प्रॉपर अरेंजमेंट किया अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन और अकॉर्डिंग टू देयर नीड। लेकिन उस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कौन किया? हम आप। हमारे पास नेचुरल ब्रेन है, हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन आप जरा सा सोचिए कि जो नेचुरल लैंग्वेज हमने बनाया है, इस लैंग्वेज को अगर हम मशीन को देना चाहें तो रिकॉग्नाइज करने के लिए भी तो एक्सेप्ट करने वाला मशीन होना चाहिए। तो ये जो मैथमेटिकल लैंग्वेज की हम बात करते हैं, तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप देखिए क्या है कि सबसे पहले तो ये टर्म आ गया, इट इज ए फाइनाइट सेट ऑफ नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग,
वर्ड जो है। दूसरा टर्म बोलता है कि इट इज जेनरेटेड बाय ग्रामर। अब ग्रामेटिकल रूल के आधार पर इस स्ट्रिंग को अरेंज करेंगे। और तीसरा टर्म आता है एक्सेप्टेड बाय ए फाइनाइट स्टेट मशीन। अब यहाँ मशीन की बात होगी। मशीन हमारे पास होना चाहिए जो इस ग्रामेटिकल रूल से जनरेट किए गए लैंग्वेज को एक्सेप्ट करे। जैसे कोई लैंग्वेज अगर हमारे सामने कोई बोलता है या आता लिखता है तो हम उसको समझ लेते हैं। समझते कैसे हैं? अपने ब्रेन पावर से, अपनी इंटेलिजेंसी की बात हम करते हैं। लेकिन हमारे मशीन के पास इंटेलिजेंसी नहीं है, तो वो क्या करेगा? उस ग्रामेटिकल रूल के द्वारा जो भी लैंग्वेज जनरेट किया जाएगा एक्चुअल में है क्या, कि सबसे पहले अब यहाँ बात होगी ग्रामर की। अब यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्रामर की। ये ग्रामर जेनरेट करेगा लैंग्वेज को, और इस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कौन करेगा? हम तो करेंगे नहीं, क्योंकि ये मैथमेटिकल मॉडल में जो ग्रामर हम से लैंग्वेज जनरेट कर रहे हैं उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए फाइनाइट स्टेट मशीन की बात होती है, जिसको जनरली हम लोग बोलते हैं फाइनाइट ऑटोमाटा। मैथमेटिकल मॉडल मशीन है, ये वो मशीन है जो उस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करेगा। तो लैंग्वेज एक्चुअल में क्या है कि हमारे पास स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग पर ग्रामर उस स्ट्रिंग के आधार पर लैंग्वेज को जनरेट करेगा और मशीन के द्वारा उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर ग्रामर किसी लैंग्वेज को जनरेट करता है और उसको कोई मशीन रिकॉग्नाइज करता है, तब हम बोल सकते हैं कि ये लैंग्वेज प्रॉपर है, जनरेट किया गया है और ये लैंग्वेज रिकॉग्नाइजेबल है मशीन के द्वारा। मतलब किसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए अगर मशीन हमारे पास उपलब्ध है तब हम उस लैंग्वेज को वैलिड मानेंगे। ठीक उसी तरह लैंग्वेज जब भी हम जनरेट करते हैं, कोई न कोई पर्सन होना चाहिए उसको समझने के लिए। विश्व में बहुत सारी लैंग्वेज एब्सोल्यूट हो रही हैं, गायब हो जा रही हैं। क्यों? उस लैंग्वेज को यूज करने वाले लोग ही नहीं हैं। जब लोग नहीं हैं तो यूज ही नहीं होगा, जब यूज नहीं होगा तो धीरे धीरे उस लैंग्वेज की अहमियत कम होती जाएगी और धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगी। उसके अल्फ़ाबेट भी गायब हो जाएंगे, उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, चाहे अल्फ़ाबेट स्ट्रिंग की बात हो या लैंग्वेज की बात हो, समाप्त हो जाएंगे। तो लैंग्वेज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि लैंग्वेज का अपना स्ट्रिंग होना चाहिए, अपने वर्ड होने चाहिए। सबसे पहले उस लैंग्वेज का एक निश्चित सिंबल होना चाहिए, उससे हम वर्ड या स्ट्रिंग बनाएंगे और उस स्ट्रिंग पर ग्रामर के एप्लीकेशन से हम लैंग्वेज को जनरेट करेंगे, उसके सेंटेंस बनाएंगे और उस लैंग्वेज को रिसीव करने वाला हम मशीन बनाएंगे। क्योंकि हम मैथमेटिकल मॉडल की बात करेंगे तो अब ज़रा सा ये सोचिए कि हर लैंग्वेज का, जो भी लैंग्वेज है उसका कॉन्सेप्ट तो यही है। हमारे पास ग्रामर होगा, हमारे पास स्ट्रिंग होगा और इन दोनों को से हम लैंग्वेज जनरेट करेंगे स्ट्रिंग और ग्रामर के हेल्प से। और लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम मैथमेटिकल मॉडल मशीन बनाएंगे जो ये इंश्योर करेगा कि ठीक है, हमने जो लैंग्वेज जनरेट किया है वो इफ़ेक्टिव है, वो कारगर है, वो काम कर रहा है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें अगर हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की बात करें, मैथमेटिकल मॉडल के आधार पर कंप्यूटर की एक्टिविटी को समझने की कोशिश करें, तो हम आशा रखते हैं कि इस बात को आप कुछ समझ गए होंगे। अब इसमें मैथमेटिकल मॉडल जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि ये जो मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 है, हिंदी में अलग है, तो क्या हमारे लैंग्वेज में कोई फिक्स रूल है क्या? नहीं। हम जो लैंग्वेज बनाएंगे उसके स्ट्रिंग जो डिज़ाइन किए जाएंगे, जो अल्फ़ाबेट होंगे या जो सिंबल होंगे, वो हमारे द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। वो भी एक सेट होगा, लेकिन वो सेट 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, A हो सकता है, B हो सकता है, C हो सकता है। हम जितने मर्जी उतना स्ट्रिंग बना सकते हैं, अपने से ले सकते हैं। क्योंकि लैंग्वेज हम जिन बना रहे हैं तो हमारा सिंबल भी वही होगा, हम जितना चाहें उतना ही बनाएंगे। जैसे बाइनरी लैंग्वेज में हमने सिर्फ 2 नंबर का इस्तेमाल किया, 0 और 1 की। ऑक्टल नंबर सिस्टम हमने बनाया तो 0 to 7 का इस्तेमाल किया। हेक्साडेसिमल बनाया तो 0 to 9 और A to F का इस्तेमाल किया था।
बेसिक नंबर सिस्टम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक उसी तरह उसी नंबर सिस्टम को जब हम लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो हमारा सिंबल या अल्फ़ाबेट जो होगा वो मेरा खुद का बना होगा, हम जितना चाहे रख सकते हैं। सुविधा के लिए, ट्रेनिंग के लिए, पहली बार सीखने के लिए हम छोटे से छोटे स्ट्रिंग पर छोटे से छोटे अल्फ़ाबेट की बात करेंगे और उस पर स्ट्रिंग जनरेट करेंगे और उससे लैंग्वेज जनरेट करने की कोशिश करेंगे और उस लैंग्वेज के लिए हम मशीन बनाएंगे। तब हमको मैथमेटिकली इस बात को समझने में ज़्यादा सहूलियत होगी कि लैंग्वेज की प्रोसेसिंग कैसे एक मशीन के द्वारा की जाएगी, क्योंकि फाइनली इस लैंग्वेज को हमें नहीं समझना है, हमारे मशीन को समझना है। तो लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए जो हम मशीन बनाएंगे ये भी हमारा एक मैथमेटिकल मॉडल होगा, जिस पर आगे डिस्कस करेंगे। हम आशा रखते हैं कि इस लैंग्वेज में बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हुई होगी। बने रहिए वीडियो के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।